everyone, welcome to my channel. So, can you imagine a country without a constitution? चलो मैं बताती हूँ। देखो, अगर कोई भी कंट्री में लॉज नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो जैसे सपोज मान लो कोई क्राइम कर रहा है, आप और आपके कोई फ्रेंड है, आप लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हो और वो जो आपका जो दोस्त है ना, वो आपको ज़बरदस्ती मारे जा रहा है। अगर आपको जस्टिस नहीं मिलेगा और आपकी क्लास टीचर आपके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करेगी, तो उस आपको जस्टिस नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो आपको मार रहा था, ही विल गेट द गट्स ना। उसे तो और ज़्यादा ब्रेव आ जाएगा कि नहीं, ब्रेवरी कि नहीं, मैं तो मार सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए भी चाहिए होता है। ओके, सेकंड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ होती जाएगी। थर्ड, आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे। अगर कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होगा तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिसमैनेज हो जाएंगी, वो चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगा। ये सब तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अब हम हमारे बुक के टॉपिक में देखते हैं कि हमें यानी कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसीलिए ताकि जो उस कंट्री का जो आइडियल है ना वो डिफाइन हो सके। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जो कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उन्हें किस तरीके से रहना है, उनकी कोर वैल्यू क्या होनी चाहिए उस सोसाइटी में, और जो गाइडेंस है, जैसे गाइडेंस गवर्न करने के लिए होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी कंट्री है तो उसमें एक प्रॉपर रूल होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, जो सबको फॉलो करनी होगी। और जैसे कि इंडिया हमारी एकदम डाइवर्स कंट्री है, तो उस डाइवर्स कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते होंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो पीसफुली रह पाए, तो सारे लोगों के लिए एक ही रूल को सेट किया गया है। ओके, सेकेंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ना कॉमन एग्रीमेंट होता है कि किस तरीके से जो कंट्री है वो रन करने वाली है और उनके आइडियल को किस किस तरीके से फॉलो करते जाना है। जो भी उसमें रूल्स होंगे तो उस तरीके से वो कंट्री के रूल्स फॉलो होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी सिर्फ उन्हीं में ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन उनके पास भी उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम एक नेपाल का एग्जांपल देख लेते हैं। 1990 में क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर सारी जितनी भी पावर है ना वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है किसके ऊपर, किंग के ऊपर। अब लोगों के ऊपर में उतनी पावर नहीं है, तो लोगों को ये पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब एक ही इंसान के पावर में पूरी पूरी जो एक ही इंसान है उसके पास में कॉन्सेंट्रेट रहेगी पूरी पावर, तो फिर वो मिसयूज़ कर सकता है ना इसका। तो लोगों ने, जो नेपाल के जो लोग थे, उन्होंने इसके लिए लड़ना चालू किया और बहुत लड़ने के बाद उन्हें डेमोक्रेसी बहुत सालों बाद में मिली। इनकी जो जीत होती है, विक्ट्री, वो उनको 2006 में मिलती है। वहाँ पे जो किंग का रूल था वो एंड कर देते हैं वो लोग, और एक चाहते थे वो लोग कि एक जो न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो उसके लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो दिखा सके जो लोगों की इच्छाएं हैं, जो विश है। लोग चाहते थे कि इक्वलिटी हो, सबको फ्रीडम हो बोलने का और बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट किया जा सके। ओके, अब बहुत सारे लोगों का ये होगा कि क्यों, पहले भी तो कॉन्स्टिट्यूशन था ना 1990 में, तो उसको क्यों नहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया और क्यों नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। वो इसीलिए क्योंकि पहले जो पावर थी वो पूरी कॉन्सेंट्रेट थी किंग के ऊपर, उसने अपने हिसाब से अपने में बनाया था कि हाँ मेरे पास ये सारी पावर है और लोग मेरे ऊपर ना आ सके। तो उनको ऐसा नहीं चाहिए था ना, नेपाल के लोगों को, उनको मतलब सारे मतलब लोगों को तो अपनी भी तो चाहिए होंगे ना, अपनी डिग्निटी होती है लोगों की। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि उनका जो वैल्यूज़ है और जो गोल है, जो उन्होंने लड़ा था इक्वलिटी के लिए, वो उनको मिले। और वो पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसीलिए उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को लाया। जैसे कि आप फुटबॉल का एग्जांपल ले सकते हैं कि फ़ुटबॉल में अगर आप रूल चेंजेस कर देते हैं गेम के, तो पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। तो वैसे ही हम एक कंट्री को ले सकते हैं, अगर हम एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें तो वो कंट्री भी चेंज हो जाती है, कंट्री के सिस्टम चेंज हो जाते हैं। नेपाल शिफ्ट हो जाता है मोनार्की से डेमोक्रेसी में, और इनको अब जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई है तो उनको न्यू रूल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि वहाँ पे बहुत बिग बिग जो चेंजेस है वो रिक्वायर होते हैं, ताकि एक जो न्यू काइंड की सोसाइटी है उसको पूरी तरीके से अच्छे से रन करने के लिए। नेपाल को 2015 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा का पूरा सपोर्ट किया जाता है डेमोक्रेसी को। ओके, तो ये जो स्ट्रगल है जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था उसमें पूरा रिफ्लेक्ट करते हैं कि लोगों ने कितनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम ये हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन का देखने वाले हैं। ओके, तो देखो, जब एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, जैसे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम हमें बताता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है वहाँ की कि वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल करते हैं या फिर मोनार्की लेवल पे रन करते हैं अपने आप को। फॉर एग्जांपल पहले नेपाल क्या था,
कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका था उसमें ये बोला गया था कि किंग के पास ही सारे पावर है और वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ ही रूल करेगा, इसमें पीपल का जो वहाँ के खुद के जो नेटिव्स थे उनका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। ओके, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें वहाँ पे उस कंट्री को रन करना है, उनके रूल्स क्या होंगे, उनकी गाइडलाइंस क्या होगी और जो भी डिसीजन आगे फ्यूचर में लेने हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। अब हम देखते हैं कि पावर टू लीडर्स। देखो, पीपल को कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा ना कि अपने मन से किंग बना ले रहा है, कुछ भी रूल अपने मन से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसे। नहीं, लोग इसे इलेक्ट करना चाहते थे, लोग अपना पार्टिसिपेशन चाहते थे। तो लोगों ने अब क्या किया कि लोगों ने अपने लीडर्स को अपने बिहाफ में इलेक्ट करना चालू कर दिया। अब इसमें क्या है ना, अब फिर भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कि देखो, अगर हमें ये देखना होगा कि हमने जिसको भी इलेक्ट किया है, या फिर अगर हम मोनार्की में देख रहे हैं, आपको एक एग्जांपल दूंगी मैं, वो बुक का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें ये देखना है कि जो पावर्स है जो लीडर्स के पास में, वो उसको मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि वो हमें सेफगार्ड्स देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर ये होगा तो हम इसे स्टॉप करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम ना एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले जो बुक पे दिया हुआ है। तो सुरेश क्या होता है ना, क्लास मॉनिटर होता है। तो मिस राव जो होती है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है सुरेश को। तो वो ना जब बाहर जा रही होती है कुछ काम के लिए, तो वो बोलती है कि अभी तुम अपने क्लास को देखो, मैं आ रही हूँ करके। तो फिर उसके बाद ना जो सुरेश है वो अनिल से नफरत करते हैं। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा मिस राव के पास में कि तुम जो है ना कुछ कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और वो सही में कुछ नहीं किया होता है। लेकिन जैसे ही मैम आती है कुछ देर के बाद, वो बोलता है कि मैम मैम ये ना बहुत मिसबिहेव कर रहा था, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लास में बोल रहा था और डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को, और मेरी बातें भी नहीं सुन रहा था। तो वो जो टीचर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अनिल को चिल्लाती कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम यहीं रुकोगे स्कूल के बाद में और 100 टाइम से लिखोगे कि तुम अपनी क्लास का डिसओबे नहीं करने वाले हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे अनिल की गलती नहीं होती है। तो जो सुरेश होता है उसके पास पावर रहती है, क्लास मॉनिटर रहते हैं, तो वो किस तरीके से अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा होता है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ किया करेगा तो उससे हम पनिशमेंट ज़रूर देंगे। अगर कोई भी लीडर अपने पावर का मिसयूज़ करता है तो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन उसे डेफिनेटली पनिश किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स मेजोरिटी डोमिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि मेजोरिटी ग्रुप वाले क्या होते हैं, एकदम ज़्यादा अपनी शक्ति दिखाते हुए जो माइनॉरिटी ग्रुप होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं, उनके डिसरिस्पेक्ट करते हैं और तो और उनके डिसीजन को इग्नोर किया जाता है। जो मेजोरिटी ग्रुप डोमिनेट करती है ना, उसे टायरनी ऑफ मेजोरिटी कहा जाता है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स हैं कि हम अपने माइनॉरिटी ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमें जो है सारे के सारे लोगों की, जैसे कि मेजोरिटी ग्रुप को फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है, वैसे हमें भी मिले और सबको भी मिले। तो टाइप्स ऑफ डोमिनेशन क्या होता है? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, जिसमें क्या होता है एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर में डोमिनेट कर रही होती है। और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है? जिसमें कोई एक उस ग्रुप का मेंबर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जैसे कि जियान नोबिता को मारता है, लेकिन सारे के सारे एक ही दोस्त हैं। तो फिर वो क्या होता है, उसे हम इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। अब हम इसे बुक के एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। स्कूल में एक बच्चे लोग का गेम स्प्रेड होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो गर्ल्स होती है और बॉयज़ होती है वो दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। लेकिन उसमें क्या होते हैं, जो मेजर बॉयज़ होते हैं और जो माइनर वाले होते हैं वो गर्ल्स होते हैं। मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती है और जो बॉयज़ की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। तो वो लोग बोलते हैं गर्ल्स की नहीं, हम बास्केटबॉल खेलेंगे। तो वो जो बॉयज़ बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो वो जो गर्ल्स है उनको उनकी बात माननी पड़ती है और जो बॉयज़ होते हैं वो जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार वो लोग मैच्योरिटी है, तो वो लोग बहुत सारे, तो वो जीत जाते हैं। तो फिर एक जो लड़की रहती है वो बोलती कि यार देखो हमें जो है ना बॉयज़ की बात माननी पड़ती है हमेशा, क्योंकि वो मेजॉरिटी ग्रुप वाले हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि मैम आपको ये नहीं लगता कि हमें जो है ऐसा कुछ डिसीज़न लेना चाहिए कि हमारी जो इच्छाएं हैं उनको भी सुना जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसी से हमें इंश्योर करती है कि माइनॉरिटी ग्रुप के साथ कोई भी मिस ट्रीटमेंट ना की जाए, सबको इक्वली और फेयर ट्रीटमेंट दी जाए। जो सिग्निफिकेंट नीड है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि हम कभी कभी इमोशनली, हम कोई इमोशनल सिचुएशन में क्या करते हैं, बहुत ही गलत फ़ैसले ले लेते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे अंदर में ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है कि कभी कभी हम कुछ बहुत सारे गलत लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हैं। बहुत सारे जो
गलत चीज़ें उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो हम ये भी रियलाइज़ नहीं करते कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, लेकिन हम उसे सपोर्ट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी ना अच्छी नहीं होती, डेमोक्रेटिक भी अच्छा नहीं होता, हमें ना डिक्टेटरशिप चाहिए। और इससे क्या होता है, लेकिन हमारे जो डेमोक्रेसी होती है और जो फ्रीडम होता है उसको हार्म पहुँचता है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? जो हमारा जो सडन चेंज आता है बिहेवियर में, जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ रहती है उसको डैमेज नहीं की जा सकती। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पूरी तरीके से हमारे जो सिटीज़नशिप है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारे राइट्स को, हमारे फ्रीडम्स को इसे अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए हम कोई भी लॉज़ को, इम्पोर्टेंस लॉ को ईज़िली नहीं रिमूव कर सकते विदाउट अ वैलिड रीज़न। अगर किसी के पास नहीं है तो वो बिल्कुल भी ऐसे कोई भी लॉ को रिजेक्ट नहीं कर सकता, लॉ को ईज़िली रिमूव नहीं कर सकता है। हम की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के पहले देख लेते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया कहाँ पे आया हमारे इंडिया पे। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 20वीं सेंचुरी में, तो उसमें क्या हो रहा था कि इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। वो चाहते थे कि उन्हें ब्रिटिश से आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले। तो वो जो जो वहाँ पे नेशनलिस्ट थे वो लोग देख रहे थे कि बहुत सारा टाइम उन्होंने इमेजिन करने में लगाया कि कैसे हमारी जो इंडिया फ्री होगी, फेयर होगी। पूरे स्ट्रगल के टाइम में उनका एक सपना था, जो आज हम लाइफ जी रहे हैं, वो वैसा इंडिया देखना चाहते थे जिनके पास फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, हर चीज़ के राइट्स हो। वो वैसा वाला जो कंट्री है वो इमेजिन कर रहे थे। क्योंकि जब ब्रिटिश रूल चल रहा था ना, तो इंडिया में कोई भी रूल वो लोग अपने हिसाब से फॉलो नहीं कर सकते थे, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो डेमोक्रेसी की नीड है, नेशनलिस्ट लोगों ने समझ लिए थे कि नहीं, हमें इंडिया को एक बहुत ही फ्री इंडिया बनाना है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन करे, सारे के सारे इक्वल हो और पब्लिक का इक्वली पार्टिसिपेशन वहाँ पे हो। 46 में 300 पीपल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किए थे, जिसमें उन्हें 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए। इसमें डिसाइड किया गया कि कैसे जो गवर्नमेंट होगी वो रन करने वाली है, आगे उनका काम क्या होने वाला है, और कैसे सारी जो चीज़ें हैं, रूल है और जितने भी रेगुलेशंस हैं, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। उन्होंने ज़्यादातर वर्क किए थे सेफगार्ड्स इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लोअर कास्ट के ऊपर, क्योंकि पहले के टाइम में जो लोअर कास्ट है उनके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीट किया जाता था, उन्हें मिसबिहेव किया जाता था, उनके साथ अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस को किया जाता था। तो उनका ये मानना था कि अगर जब तक हम लॉ बनाएंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं होगा, तब तक वो इनफ नहीं होगा सिर्फ लॉ बनाना। क्योंकि लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता था वो कास्ट के हिंदू ऑफिसर्स का होता था। हो सकता है कि वो इसमें मतलब मिसयूज़ करे इस चीज़ों का और अच्छे तरीके से ना करे। तो उन्होंने एडवाइस किया था शेड्यूल कास्ट को ज्वाइन करने के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है और जो सिविल सर्विस जो सर्विस होती है, उनको उन्होंने ज्वाइन करने के लिए बोला था, ताकि वो देख पाए वहाँ पे रह के कि उनके साथ में फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं बन रहा था ना। तो वहाँ के जो मेंबर हैं उनके पास में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग लिख रहे थे। मेन क्या था कि जो इंडिया है ना, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, रिलीजन्स हैं, और लैंग्वेज भी इतने अलग है, कल्चर भी सबके अलग अलग है। और सबसे मेन जो डिफ़िकल्ट टाइम भी आया था वहाँ पर, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का वहाँ पे डिवीज़न हो रहा था, तो वो भी होने ही वाला था। उसके लिए भी उनके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस था। और कुछ तो अभी तक डिसाइड नहीं हुए थे कि वो इंडिया को जॉइन करने वाले हैं या नहीं, कुछ स्टेट्स। और कब कहीं और तो और इंडिया की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी, क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत थी और इनइक्वालिटी भी बहुत थी। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डाइवर्सिटी में यूनिटी लाना था। हमें क्या करना था कि जितने भी जो पॉवर्टी वाली एरियाज या पॉवर्टी वाले लोग हैं जो सफ़र करें, उन्हें पूरी की पूरी तरीके से उनसे वहाँ से बाहर निकालना था। और तो और हमें अपने लिए एक जो राइट लीडर है उसको चूज़ करना था, जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। इसमें इतने सारे एफ़र्ट्स डाले गए, इतनी सारी प्रॉब्लम आई, उसके बाद भी जो इतने अच्छे एफ़र्ट्स इसमें डाले गए थे, जिसमें जो सारे मेंबर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया था। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में पूरी पावर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, पूरी जो पावर है वो डिवाइड होगी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे। इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, फर्स्ट होता है सेंट्रल, सेकंड होता है स्टेट और थर्ड होता है लोकल गवर्नमेंट, जो कि पंचायती राज जैसा बोलते हैं, जो विलेजेस और टाउन होता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है पहले आप पंचायती राज में जाओगे, देन अगर आपका वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाओगे, और अगर ये दोनों के पास में भी नहीं हो रहा आपका सॉल्व तो आप कहाँ पे जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे। हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब इतनी बड़ी जो कंट्री है इंडिया, उसको चलाना एक दिल्ली में बैठ के चलाना पॉसिबल नहीं है। हमें अपने जो चीज़ों को अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छे से एनालाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर रहे हैं अपना लोकल प्रॉब्लम लेकर।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, वो जल्दी से जल्दी नहीं कर पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमें हर एक स्टेट में एक गवर्नमेंट चाहिए होता है, और हर एक लोकल जो टाउन्स और विलेजेस होते हैं वहाँ के लिए भी गवर्नमेंट चाहिए होता है, ताकि वो वहाँ की प्रॉब्लम वहीं सॉल्व कर पाए। में लिस्ट किया गया सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि सेंटर के और स्टेट्स के, कि उनके पास में कहाँ से मनी आने वाली है, उनको किस तरीके से वर्क करना है। सेकंड, जो स्टेट्स होते हैं ना, वो सेंटर के अंडर में नहीं होते हैं, उनके पास डायरेक्टली पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, सेंटर के अंडर पे नहीं। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, लोगों के पास ना राइट होता है कि वो अपने लीडर खुद ही इलेक्ट करेंगे, जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें उनका लीडर वो खुद ही इलेक्ट करते हैं। उनके पास राइट टू वोट होता है, जैसे कि आप अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को जानते हैं कि उसमें 18+ हो जाने के बाद हर किसी के पास रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड जेंडर, कि वो किसी के भी पास जो है कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, अपना लीडर खुद ही इलेक्ट कर सकते हैं। जब लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, तब लोगों ने खुद को इतने अच्छे से रेडी कर लिया था कि वो डेमोक्रेसी और इक्वल राइट के लिए रेडी हो चुके थे। सोशल बैरियर्स ऐसे ब्रेक होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि वोटिंग और इलेक्शन से आप कोई भी कास्ट के हो, आपका कलर जैसा भी हो, आप कोई भी जेंडर के हो, आपको इक्वली ट्रीट कर कर आपके जो 1 वोट 1 वैल्यू की रिस्पेक्ट की जाती है। पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अपना लीडर इलेक्ट करने में, क्योंकि उनके पास खुद एक डायरेक्ट पावर होती है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसा बोला नहीं जाएगा कि आप इस बैकग्राउंड के या फिर इस कलर के हैं या फिर आप इस कम्युनिटी के, तो आपको खड़े होने नहीं दिया जाएगा, आप खुद ही कर सकते हैं। और इसमें अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि लीडर को अगर वो कुछ भी चीज़ करे तो उन्हें अपनी जनता को आंसर देना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे पास ना 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जिसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होते हैं ना, वो लॉ बनाने का काम करते हैं। अब लॉ तो बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जैसे कि लॉ अच्छे से कोई कर रहा है या नहीं, उसको लॉ को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, रूल को फॉलो तो कर रहा है ना, ये सब एग्जीक्यूटिव देखने का काम करते हैं। अगर मान लो एग्जीक्यूटिव ने भी ये अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो हम फिर जाते जुडिशरी के पास, जो जिनके पास पूरे के पूरे राइट होते हैं कि अगर कोई भी लॉ को अगर कोई ब्रेक करे तो वो जो है उन्हें पनिश करेंगे। और ये सारे के सारे ऐसे होते हैं कि इतने अच्छे से डिवाइड होते हैं इनके पावर, कि ये एक दूसरे के रोल को चेक कर रहे होते हैं कि कहीं ये लोग तो कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं ना। तो इससे क्या होता है कि कोई भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाते, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एक साइकिल के साइकिल समझ सकते हैं आप, वैसे ये कनेक्ट होते हैं, कोई भी ऊपर नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, इसमें रिज़ल्ट ये होता है कि जो पावर होता है वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस होता है ये 3 ब्रांचेस में। कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकने वाले। की जो स्टेट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो दोनों अलग अलग होती है। जैसे कि आप स्टेट को ये नहीं बोल सकते स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, आप ऐसा नहीं बोल सकते। स्टेट और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है कंट्री को, और लॉ को देखती है कि कुछ गलत तरीके से यूज़ तो नहीं कर रहा है कोई, या फिर उस लॉ को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से। और उन्हें जो है इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता है। लेकिन स्टेट क्या होता है, एक परमानेंट पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो अपने पीपल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, अपने जो कंट्री के पीपल को रिप्रेजेंट कर रही होती है एक फिक्स्ड एरिया में, जिसे टेरिटरी भी बोला जाता है। जैसे कि हम इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट ऐसा बोल सकते हैं। इंडियन स्टेट एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट एक पार्ट होता है स्टेट का। स्टेट एक गवर्नमेंट से बहुत कहीं ज़्यादा होता है। तो जो टर्म है स्टेट और गवर्नमेंट वो दोनों सेम नहीं है, और इसे इंटरचेंज करके भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट होते हैं ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइन होता है। इसको ना हम लोग बाद में पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक में। तो रीजंस फॉर राइट, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा ब्रिटिश ने अपना जो पावर अपने ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करके लोगों को कितना यूज़ किया था उनका, मतलब उनसे सारी चीज़ें करवाई थी, उनको राइट भी नहीं देते किसी चीज़ के लिए। तो नेशनलिस्ट को ये डर लगता था कि पावर का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए जो आने वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली है उनसे। तो उनका पर्पस ये था कि जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो स्टेट्स है उनके अनफेयर यूज़ ऑफ पावर से, और तो और उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और बाकी इंडिविजुअल से, जैसे कि माइनॉरिटी ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाए मेजॉरिटी डोमिनेशन से। की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेक्युलरिज्म। इसमें क्या होता है कि आप अगर मान लो आप हिंदू हैं, आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी जाएगी, आप मुस्लिम हैं आपको ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, आप क्रिश्चियन हैं आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, आप बौद्धिस्ट हैं आपको नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है इंडिया में। इंडिया में सारे रिलीजन को एक समान ट्रीट किया जाता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और इक्वली राइट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कोई भी एक रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव किया जा रहा होगा, उनके साथ ट्रीट किया जा रहा होगा और बाकी लोगों को दबाया जा रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडिया में सारे के सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। आप जानते कि जो हिस्ट्री होती है कोई भी कंट्री की, वो इन्फ्लुएंस करती है इंडियन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको। जैसे कि नेपाल का एग्जांपल ले लो, नेपाल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा था जो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद में।
अब इसमें रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल ये होता है कि वो जो दिखाती है आइडियल्स और वैल्यू उस सिटीजन्स का जो उस लीडर को फॉलो करना होता है। जैसे कि हम पहले ही तरीके से जानते हैं कि फ़ुटबॉल के रूल को चेंज करने से उसका गेम ही चेंज होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से, वो कंट्री के फंक्शन को चेंज करने से वो एक सिस्टम ही बहुत अलग से चेंज हो जाता है। जैसे कि अमेंडमेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जब नीड पड़े तो। जैसे कि बहुत बड़े बड़े चेंज करने से हमारा जो नेचर ऑफ कंट्री है वो भी चेंज होता है। राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट होता है राइट टू इक्वलिटी। आप सारे के सारे लोग लॉ के बिफोर में इक्वल हैं, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर, कलर, जिस भी चीज़ों के हो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और तो और उन्हें जो पब्लिक प्लेसेस है उनका इक्वल एक्सेस मिलेगा, जैसे शॉप्स हो गए, होटल हो गए, पार्क्स हो गए। अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है और जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। सेकेंड होता है राइट टू फ्रीडम, इसमें आपके पास जो भी आपको बोलना है, आपका एक्सप्रेशन क्या, आप स्पीच देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं, आप ग्रुप्स ऑफ एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, आप कहीं भी इंडिया में जाकर रह सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। और तो और आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन या फिर बिजनेस आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। थर्ड होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिख रहा है या फिर किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती काम करा रहा है, अगर कोई लेबर वर्क करा रहा है, अगर कोई चाइल्ड वर्क करा रहा है, तो आप अंडर फॉरेन ईयर बैन है वो, तो आप उसके खिलाफ में कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसके लिए एक्शन किया जाएगा। फोर्थ होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप उसमें बॉर्न हुए हो या ना हुए हो, और आप अपने रिलीजन को स्प्रेड भी कर सकते हैं। आपके पास ये पूरा का पूरा रिलीजन फ्रीडम मिला जाता है हर एक सिटीज़न को। फिफ्थ होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप माइनॉरिटी ग्रुप से हैं और आपको अपने जो बेसिक जो कल्चर है उसको स्प्रेड करना है, प्रमोट करना है, आपकी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, तो आप उसके लिए अपना खुद का स्कूल और कॉलेज भी खोल सकते हैं। सिक्स होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई भी वॉयलेट कर रहा है तो आप जा सकते हैं सीधा के सीधा कोर्ट और उनके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।